Students, welcome back. Now we are continuing our fifth content, the peculiarities of Indian growth. यानी कि जो भारतीय उद्योगों की अगर हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी कि इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी उसकी क्या प्रमुख बदलाव थे, क्या उसमें एक अनूठापन था, क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं थी। पिक्युलियरिटीज का मतलब विशेषता या अनूठापन, क्या विशेष बात थी उस समय पर जो हम लोग अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो किस तरीके से हुई। इसमें देखिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, जैसा कि आप लास्ट वीडियोस में जान चुके, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी, 3 यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। विच डोमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया, कहते हैं कि इन तीनों यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी ने क्या किया, भारत के उद्योगों के ऊपर अपना पूरा अधिकार कर लिया। डोमिनेट कंप्लीट रूप से डोमिनेटेड थी। वर इंटरेस्टिंग इन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के प्रोडक्ट थे जिनके ऊपर केवल इन्हीं का एक अधिकार रह गया था यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी का। दे इस्टेब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन, एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट फ्रॉम द colonial government, and they investing in mining indigo and jute. That is most important point. दे इस्टेब्लिश, यानी कि जो यूरोपियन मैनेजिंग कंपनी थी वो क्या करती थी, टी और कॉफी जो प्लांटेशन थी उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी। एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उससे बहुत ही कम दाम पर वो एक तरह से जो लैंड होती थी उसको एक्वायर करती थी। एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग, और इसके अलावा यानी कि सबसे पहले तो टी कॉफी प्लांटेशन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसके अलावा उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग यानी कि माइनिंग के अंदर भी उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। इंडिगो एंड जूट, इंडिगो और जूट के जो इंडस्ट्रीज थी उनमें भी जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी है उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्राइमरी फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया, कहते हैं कि ज्यादातर ये जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो प्रोडक्ट तैयार करती थी वो मेनली एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार करने के लिए करती थी, नॉट फॉर सेल इन इंडिया, वो उसको इंडिया में नहीं बेचती थी। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ। जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी है, लास्ट वीडियोज में आप लोग पढ़ चुके हैं 3 यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, जो भी सर्टेन काइंड के प्रोडक्ट थे उन पर इन्होंने अपनी यानी कि ज़्यादातर अपने प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास किया, और ज़्यादातर पैसा इन्होंने टी कॉफ़ी प्लांटेशन में, और इसके अलावा अगर हम बात करें माइनिंग में, इंडिगो में, जूट में लगाया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने मतलब पैसा कमाने के लिए ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट इंडिया में तैयार किए जाते थे इनको एक्सपोर्ट किया जाता था, इंडिया के अंदर इनको नहीं भेजा जाता था। नाउ वी विल कंटिन्यू। When Indian businessmen began setting up industry in the late 19th century, they avoided competition विद द मैनचेस्टर गुड इन द इंडियन मार्केट, कहते हैं कि जब भारतीय उद्योगपतियों ने भी अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत कर दी 19th सेंचुरी में, दे अवॉइडेड कंपटीशन विद मैनचेस्टर गुड इन द इंडियन मार्केट सिंस yarn was not an important part of British import into India. The early cotton mill in India produced coarse cotton rather than fabric. कहते हैं कि देखो यहाँ पर क्या था कि जो भारतीय उद्योगपति थे उन्होंने भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू कर दी। दे अवॉइडेड कंपीटिंग विद मैनचेस्टर गुड, यानी कि ये जो हमारे इंडस्ट्रीज थे वो नहीं चाहते थे कि वो मैनचेस्टर से आने वाली वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करें इंडियन मार्केट में। सिंस yarn was not an important part of British import into India, the earlier cotton mill in India produced coarse cotton rather than the fabric. When yarn was imported, it was only of the superior variety. The yarn produced in India spinning mills was used in handloom weaver in India और एक्सपोर्टेड टू चाइना, कहते हैं कि ज़्यादातर मात्रा में अगर हम बात करें, हम यार्न की बात करते हैं यहाँ पर, कॉटन का जो धागा था वो भी अच्छा उपलब्ध नहीं था इंडिया के अंदर, खासकर मोटा धागा यूज़ होता था जो भी हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते थे उसमें ज़्यादातर। द यार्न प्रोड्यूस इन इंडियन स्पिनिंग मिल, कहते हैं कि जो धागा हम लोग यूज़ करते थे, मोटा धागा हम लोग यूज़ करते थे वो क्या स्पिनिंग मिल के अंदर बनता था, वो यूज बाय हैंडलूम वीवर इन इंडिया, कहते हैं कि ज़्यादातर इसको हैंडलूम के द्वारा तैयार किया जाता था जो इंडियन जुलाहे थे उनके द्वारा, और एक्सपोर्टेड टू चाइना, या फिर हम लोग इसको यूज़ करते थे या फिर हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते थे चाइना को। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दैट ट्रेड और अबाउट दैट द इंडस्ट्रियल 19th century. By the first decade of the 20th century, a series of change affected the
पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहते कि पहली 20वीं सेंचुरी के पहले दशक में ही काफ़ी चेंज हमें देखने को मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन में। एज दी स्वदेशी मूवमेंट गैदर मोमेंटम नेशनल मोबाइलाइज पीपल टू बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ। कहते कि जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट चला, स्वदेशी मूवमेंट आप लोग जानते हैं इंडिया कॉलोनियल पीरियड फेस कर रहा था, तो स्वदेशी मूवमेंट जैसे ही चलता तो लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ यानी कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बाइकआउट का मीनिंग होता है बहिष्कार करना। इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू protect their collective interest, pursuing the government to increase their tariff protection and grant other concession फ्रॉम 1906। देखिए यहाँ पर जब विदेशी कपड़े का बहिष्कार होने लगा तो जनरल सी बात है कि जब उसका बायकॉट किया गया विदेशी कपड़े का तो उसकी डिमांड कम होगी, और जैसे ही डिमांड कम होना शुरू हुई, देखिए इसमें फ्रॉम 1906 मोरएवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल फ्लडेड दी चाइनीज मार्केट। 1906 में देखे द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न यानी कि जो इंडियन धागे का एक्सपोर्ट होता था टू चाइना, चाइना में डिक्लाइन वो कम हो गया, सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनाज एंड जैपनीज मिल फ्लडेड दी चाइनीज मार्केट। कहते कि चाइना की मार्केट के अंदर अब ज्यादातर जो जैपनीज मिल हैं उनकी बाढ़ आ चुकी थी बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि जापान के जो प्रोडक्ट थे, यानी कि हम यहाँ पर अगर पर्टिकुलर यार्न की भी बात करें तो जापान का यार्न कहाँ जाने लगा था ज्यादातर मात्रा में, चाइना की मार्केट में, और जो हमारा धागा चाइना जाता था उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन कम होने लगी। सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। कहते कि इसलिए भारतीय जो उद्योगपति थे जो धागे का काम करते थे उन्होंने एक तरह से क्लॉथ प्रोडक्शन का काम करना शुरू कर दिया। कॉटन पीस गुड प्रोड्यूस इन इंडिया डबल बिटवीन 1900 एंड 1912। कहते हैं कि 1900 से लेकर 1912 तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो कॉटन पीस के गुड्स प्रोडक्ट थे उनकी मात्रा काफ़ी बढ़ी, यानी कि डबल हो गई लगभग 1900 से लेकर 1912 के बारे में, यानी कि 12 साल के ड्यूरेशन के दौरान यदि हम बात करते हैं कॉटन पीस प्रोडक्ट की, वो काफ़ी बढ़ोतरी हुई, काफ़ी उसमें बढ़त मिली इसमें। यह टिल दी फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार होने से कैसे इंडस्ट्रियल जो चेंज था वो हमें देखने को मिला। मैनचेस्टर का जो कपड़ा था वो ज़्यादातर मशीन मेड्स होता था, जिस कारण से इंडिया उसका सामना नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार आता है तो उस समय पर फिर इंडियन जो गुड्स थी उनकी डिमांड्स क्यों बढ़ने लगी। देखिए इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ को स्लो कर देता है। ये टिल दी फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो स्लो। कहते कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यदि हम बात करें औद्योगिक विकास बहुत ही धीमा था। दी वॉर क्रिएटेड ए ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन। कहते कि युद्ध होने से एक नई स्थिति पैदा हो गई थी। विद ब्रिटिश मिल बिजी विद दी वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड ऑफ द आर्मी, मानचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइन। कहते कि जो मानचेस्टर इंपोर्ट करता था इंडिया में वो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन भाग ले रहा था, तो वहाँ की रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए आर्मी की रिक्रूटमेंट की बात करें या जनरल रिक्रूटमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि इंडिया का जो कपड़ा यानी कि मानचेस्टर से इंडिया आता था, कोई भी सामान भारत आता था या भारत से वहाँ जाता था, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात किया जाता था, जो मानचेस्टर में वो कम होने लगा। सडनली इंडियन मिल हैड ए वेस्ट होम मार्केट टू सप्लाई। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो इंडियन मिल थे अब उनको तो प्रोडक्ट बेचना है, तो उनको क्या है अपनी होम मार्केट में सप्लाई करने लगे। पहले तो वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे, मानचेस्टर इंपोर्ट होता था उनका कपड़ा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यानी कि इंडिया की जो इंपोर्ट है वो कम हो गया और धीरे धीरे क्या हुआ, होम मार्केट के अंदर जो बाजार था उसकी सप्लाई इंडियन मिल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगी, यानी कि हमारे जो उद्योगपति थे वो अपनी मार्केट में ही प्रोडक्ट को बेचने लगे। एज दी वॉर पर लॉन्ग, जैसे युद्ध लंबा चला 1914 से लेकर 1918 तक के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, इंडियन फैक्ट्री वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड। जूट बैग बनाए गए, इंडियन जो फैक्ट्री थी उनसे जूट बैग बनाने का काम कराया गया, क्लॉथ बनाने का, आर्मी यूनिफॉर्म बनाने का, टेंट और बहुत सारे लेदर के जो बूट होते हैं, हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स एंड होस्ट ऑफ दी अदर आइटम्स। इसके अलावा उन्हें दूसरे आइटम बनाने का भी आदेश दिया गया। यहाँ पर देखेंगे इसमें बट दी लेट 19th सेंचुरी मर्चेंट्स इन डिफरेंट रीजन, ये आप लोग जनरली पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखें द फर्स्ट ऑफिस ऑफ द मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि जो पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिस ओपन हुआ कहाँ पर हुआ, मद्रास के अंदर, चेन्नई यानी कि मद्रास में। न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप, कहते कि नई फैक्ट्रियां सेटअप होने लगी ऐसी कंडीशन में। वंस रैन मल्टीपल शिफ्ट, और बहुत सारी जो फैक्ट्रियां वो शिफ्ट हो गई। मैनी न्यू वर्कर एम्प्लॉयड एंड
एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आर। कहते कि अब जो वर्कर है उनको रोजगार मिलने लगा। अब जो इंडियन वर्कर थे वो लंबे समय तक काम करते थे। ओवर दी वॉर ईयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम। कहते कि जैसे ही युद्ध चला तो औद्योगिक यानी कि हम लोग की बात करें औद्योगिक जो प्रोडक्शन था उसमें एक तरह से क्रांति आ गई, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। आफ्टर दी वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। कहते हैं कि युद्ध के बाद जो मैनचेस्टर की पोजीशन थी, पहले बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो इंडियन मार्केट में मैनचेस्टर अपना वो स्थान नहीं बना पाया। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड compete with the US, जर्मनी एंड जापान, द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल आफ्टर दी वॉर। कहते हैं कि अगर हम बात करें मार्केट की, ब्रिटेन के मार्केट की, यूएस के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ भी उनका कंपटीशन हुआ, जिस कारण से क्या है उनकी जो इकोनॉमी थी वो एक तरह से क्रम्बल होने लगी, यानी कि वो एक तरह से उसका डिक्लाइन होने लगा। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली विद इन द कॉलोनीज। लोकल इंडस्ट्री ग्रेजुअली कंसोलिडेट देयर पोजीशन सब्स्टिट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग एंड कैप्चरिंग दी होम मार्केट। कहते हैं कि इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से कॉलोनियल मार्केट, लोकल इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाई और किस तरह से फॉरेन जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके ऊपर उन्होंने पकड़ बनाई एंड कैप्चरिंग दी होम मार्केट, और किस तरीके से हमने अपनी घरेलू बाजार के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो ये था इसमें हमारा वीडियोस। नेक्स्ट वीडियोस हम लोग पॉइंट 5.1 से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज predominate. Thank you students. Read this content carefully and write down in your notebook some important notes. Thank you.